हेलो। ओके। हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। अब हम उसके आगे के कुछ टॉपिक इस मीडियम के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे आपके यूनिट 2 का एक छोटा सा रिमेनिंग पार्ट था, उसको एड्रेस कर रही हूँ, विच इज़ की इश्यूज़ ऑफ ई गवर्नेंस। और थोड़ी सी समरी, जब हमने ई गवर्नेंस पढ़ा था तो हमने वो सारे इश्यूज़ एड्रेस कर लिए थे जो एक ई गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करने में आते हैं। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन होगा ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं की इश्यूज़। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंस कि हमने जो इश्यूज़ पढ़े थे और ये जो हम की इश्यूज़ पढ़ रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है। Basically, an issue can be a smallest unit of problem. Say for example, I want a pen and this is the simplest issue. मैं जाके वो पेन ले लूँगी और वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. दिस इज़ द सिंपलेस्ट इशू, सो इट इज़ अ सिंपल इशू. व्हाट इज़ अ की इशू कि मुझे किसी स्पेसिफिक कंपनी का पेन चाहिए. नाउ दिस इज़ अ की इशू क्योंकि मैं कोई भी रैंडम पेन उठा के नहीं लेके आ सकती. नाउ I have a constraint, I have a division to understand, then I have a search method which will be applicable to this process and so on. तो बेसिकली की इश्यूज़ क्या होते हैं, जब हमारा कोई एक प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम में फर्दर डिवाइड हो सकता है और उसको एड्रेस करने के लिए हमें फर्दर प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना पड़े, देन दैट इस पर्टिकुलर इशू इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन एंड दैट इशू इज़ नोन एज की इशू. सो जब हम लोग ई गवर्नेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं आएंगी. उन सारी छोटी छोटी समस्याओं को हमने एक सुपर सेट में डिवाइड करना है, विच विल बी अवर एड्रेसिंग की इश्यूज़. ठीक है, तो ई गवर्नेंस जब भी की इश्यूज़ के साथ डील कर रहा होता है तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक स्ट्रॉन्ग ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक बेटर स्ट्रक्चर तैयार कर रहा होता है. तो अगर हम कोई स्ट्रॉन्गेस्ट ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हमारी पहली कोशिश क्या होगी, हमारे रास्ते में आने वाली वो सारी प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर सकते हैं उनको हटाना. इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे हटाएंगे, बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इश्यूज, द की इश्यूज ऑफ which we will encounter during the implementation phase of our e-governance, so that a strong e-governance structure can be implemented in our country. Right, let us start with क्या है ये की इश्यूज. देर आर दीज फ्यू नेम्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, कॉपीराइट्स, कंसल्टिंग फंड्स और कुछ छोटी छोटी चीज़ें और. ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे कुछ की इश्यूज़ हैं ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के दौरान जो हम लोग टाइम टाइम पे फेस करते हैं. हम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ पे एक बात और फिर से रिमाइंड करा दूँ, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम लोग चैलेंजेस पढ़ रहे थे ई गवर्नेंस के, जब हम लोग इश्यूज़ पढ़ रहे थे ई गवर्नेंस के, जब हम प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस पढ़ रहे थे ई गवर्नेंस के, तब हमने ये सारे इश्यूज़ ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. सिंस आपके सिलेबस में ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंशन है तो हम यहाँ पे उन सबको एक सिस्टमैटिक व्यू में दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. और कुछ हम लोग टेक्निकल फैक्टर्स यहाँ पे लेके आएंगे क्योंकि हम एक्चुअली गवर्नेंस के थ्रू पढ़ रहे हैं, एक्चुअली एक ऑनलाइन मीडियम यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू मैं डायग्रामेटिक व्यूज़ और कोई प्रॉब्लम्स जो हम लोग विजुअली देख सकते हैं उनको एड्रेस कर सकेंगे, तो हम उनको देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टेक्नोलॉजी. वी ऑल नो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है किसी भी ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में. आप समझ सकते हो ई गवर्नेंस के नाम में ही ई लगा हुआ है. ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक. जब भी आप ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना चाहोगे आपको सबसे बेसिक चीज़ क्या चाहिए, दैट इज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी कर क्या रही है, उस गवर्नेंस को एक ई गवर्नेंस में कन्वर्ट करा रही है. तो अगर आप ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंट करना चाहते हो देन टेक्नोलॉजी इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नीड. अब जब आप किसी चीज़ को एक्वायर कर ले रहे हो, ठीक है, मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए थी, मैंने एक रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली. प्रॉब्लम्स आने लगेंगी जब आप उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आइडियाज़ को मैच करने लगोगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, गवर्नेंस इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड ई गवर्नेंस इज़ अ प्रैक्टिकल वन.
तो जब आप थ्योरीज़ के साथ प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज़ को मर्ज करने लगोगे तब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करने लगेंगे। वो सारी प्रॉब्लम्स जो किसी रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं उनको हम इस टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो वही चीज़ सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रही है लिखा हुआ द एक्चुअल चैलेंज इज हाउ टू डेवलप withstand successful e-governance project and deliver state-of-the-art e-services to inhabitants। यानी वही सबसे सिंपल सी बात, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या है, एक ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डेवलप करना और उस डेवलप करी हुई ई सर्विस को लोगों तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना। एंड जितनी भी बातें यहाँ पे ई के रेफरेंस में बोली गई हैं, दैट एवरी वर्ड रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी। और इन सब चीज़ों को यूज़ करने के दौरान बहुत बड़े बड़े ड्रॉबैक्स, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी जब हम इस ई गवर्नेंस को अप्लाई करेंगे यूजिंग सम फ्यू और नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। अब हम इश्यूज ऑलरेडी जानते हैं क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। अगर हम सिर्फ आईसीटी के रिस्पेक्ट में समझे तो आपने फ्रंट एंड में क्या यूज़ करना है, आपने बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, आप किस वर्जन, किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वो सिस्टम बना रहे हो, आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, क्या आप सिर्फ वेबसाइट को गवर्न करने वाले हो, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, फिलहाल इन पूरे इश्यूज़ को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अवर फर्स्ट सेगमेंट इज ऑपरेबिलिटी। बेसिकली करना क्या है, मुझे अंडरस्टैंड करना है कि ऑपरेशंस जो भी आप करने वाले हो उनको आपस में मिक्स या मर्ज कैसे करोगे। हम जानते हैं जब भी हम कोई टेक्निकल, आप सबने प्रोग्राम्स बनाए हैं, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उस प्रोग्राम को आप क्या करते हो, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो, जिनको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स। हम मॉड्यूल का काम क्या होता है, हर मॉड्यूल कुछ छोटा सा स्पेसिफिक टास्क कर रहा होता है। आप 4 अलग अलग मॉड्यूल से उनके छोटे छोटे टास्क करवाते हो और बाद में एज अ होल उन चारों मॉड्यूल को मर्ज कर देते हो, जो कि एक पूरा प्रोग्राम या पूरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। हमने क्या करा था, हमने उन 4 मॉड्यूल्स को अलग अलग बनाया था और हमें करना क्या था, हमें एक प्रोग्राम बनाना था जो वो चारों काम कर सकता हो। अगर ये चारों मॉड्यूल इस तरह से डिज़ाइन है कि वो आपस में मर्ज हो सकते हैं, फिजिबली एडजस्ट कर सकते हैं और कंबाइन होके एक प्रोग्राम बना सकते हैं, देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल टू डिवाइड द प्रोग्राम इन मॉड्यूल्स, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़। अदरवाइज हमारे पास एट द एंड क्या रह जाएगा, 4 छोटे छोटे प्रोग्राम जो मेरे किसी एक प्रोग्राम जो मेरी नीड थी, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, उसको फुलफिल नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इस इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ये टर्म मेंशन करते हैं विच इज़ इंटरऑपरेबिलिटी। इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल इश्यूज इन द ई गवर्नेंस। अब क्या होता है, जब भी आपके पास अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी गवर्नमेंट में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम करती हैं, तो अलग अलग तरह की रन टाइम समस्याएं आने लगती हैं। और ये समस्या मोस्टली कैसी होती है, डेटा को शेयर कैसे करें, डेटा को प्रोसेस कैसे करें, कब डेटा टाइमली रीच हो सके किसी डेस्टिनेशन पर, उस डेटा को मॉडिफाई किया जा रहा है तो उसको उसकी कॉपी या उसकी रिडंडेंसी चेक कैसे करें, एटसेट्रा। तो ये अलग अलग तरह की समस्याएं आपको किसी गवर्नेंस में अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलेंगी और ये स्टेजेस बहुत लार्ज स्केल पे होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब भी आप कोई वेब बेस्ड डेटा कलेक्ट करते हो तो उसका काम क्या होता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कराना। वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, रिडंडेंसी ना हो, डेटा उसके एक्चुअल स्टेट में रहे और सबको इजीली टाइमली अवेलेबल हो जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमें जो बेसिक फैक्टर या बेसिक इशू चाहिए, दैट इज़ इंटरऑपरेबिलिटी। अगर ये ऑपरेशंस इंटरनली रिलेटेड रहे, जितना ज़्यादा रिलेशन हम लोग इंटरनल फॉर्म कर सकेंगे उतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी बढ़ पाएगी और ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ या लोकल पर्सन्स उनको एक्सेस कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इशू इज़ सिक्योरिटी। दूसरी बड़ी समस्या क्या हो सकती है टेक्निकली, हमने पहले फेज में क्या किया, पहले इशू में हमने लार्जेस्ट रिलेशनशिप्स बनाने लगे। यानी कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझे, हम 4 लोग हैं
हमने चारों में इंटरऑपरेबिलिटी बनाने के लिए चारों ने अपने अपनी सारी डेटा को शेयर करना शुरू कर दिया। चारों ने एक दूसरे से वन ऑन वन रिलेशंस बना लिए। अब क्या है, हर इंडिविजुअल पर्सन को बाकी 3 की सारे ऑपरेशंस की जानकारी है। ठीक है, क्या हो, कभी जब उन 4 में से कोई एक ट्रेटर निकले तो वो पूरे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कैपेबल होगा। ट्रेटर का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई फॉल्ट, कोई मिस्टेक, कोई बग, कोई समस्या जो टेक्निकली हमारे पास आ सकती है। तो सिक्योरिटी क्या होता है, हमारा दूसरा इशू होता है, यानी क्या मैं सबसे रिलेशन बनाने के बाद, यानी सबको इंटरऑपरेबल बनाने के बाद भी सिस्टम को सिक्योर रख पा रही हूँ या नहीं। ठीक है, तो जब हम आजकल के दिनों में ई गवर्नेंस को अलग अलग फील्ड में अप्लाई कराते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेक्टर हो, उन सब में सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू रहता है। और इस सिक्योरिटी को टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है और डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। देन दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट इशू। नेक्स्ट इज प्राइवेसी। अगेन सेम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। वही 4 लोग हैं, उन चारों को एक दूसरे की सारी बातें पता हैं, सारे रिलेशंस पता हैं। नाउ ये सारी चीज़ें हमने शेयर कर दी, तो अब प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही, यानी अब ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है जो सोलली एंड होली किसी एक पर्सन को बिलोंग करता हो। अब वो हर डेटा इज़ पब्लिक, नो डेटा इज़ प्राइवेट। तो हम इस प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करेंगे? तो अगेन आप इशू समझते हुए चले, हमें क्या करना है, हमें उन चारों में इंटरऑपरेबल रिलेशंस बनाने हैं, उसके बाद डेटा को भी सिक्योर रखना है, और उसके बाद सारे डेटा को, इंडिविजुअल डेटा को प्राइवेट भी रखने की कोशिश करनी है। तो किसी भी फॉर्म के मिसयूज़ या किसी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाना, इन सब चीज़ों से हम कब बच सकते हैं, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे प्राइवेसी को टेक्नोलॉजिकली मेंटेन करके रख सकें, राइट। The next issue is authentication. आप इस बात को भी समझ सकते हो, what does authentication mean, कि राइट पर्सन, राइट यूज़र, राइट डेटा को एक्सेस कर सके। क्या ये चीज़ हो रही है? अगेन सेम एग्जाम्पल, वो डेटा जो अब चारों को पता था, जो इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो अगर मैं ही उस डेटा को ये कह के यूज़ करूँ कि ये मेरे द्वारा बनाया हुआ डेटा है, तो देन इट कैन नॉट बी रॉन्ग, क्योंकि वो डेटा मुझे कम्प्लीटली पता है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं। जितना ओनर को पता था उतना ही अब मुझे भी पता है, और मैं उसको अगर रिप्रेजेंट करूँ इस तरह से कह के कि वो मेरा द्वारा बनाया हुआ डेटा है, देन इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कम या कुछ ज़्यादा नहीं बोला जो ओनर को ना पता हो। तो कंप्लीट नॉलेज होने के बाद मैंने विदाउट ऑथेंटिकेशन उस डेटा को यूज़ या मिसयूज़ कर लिया। दिस कैन बी अनदर इशू वाइल इम्प्लीमेंटिंग एन ई गवर्नेंस मॉडल। तो जब भी आप किसी ई गवर्नेंस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखना होता है, जिसका मेजर या मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं इज़ यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। यानी आम सरल भाषा में बोलें कि जब अगर आपको किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना होता है, तो आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हो, पासवर्ड्स यूज़ करते हो। यानी से फॉर एग्जांपल आपको अपना फ़ोन ऑन करना है, वो फ़ोन आपको बिलोंग करता है, तो वो आपके फिंगरप्रिंट से खुलता है, या फिर वो उस पासवर्ड से खुलता है जो सिर्फ आपको पता होगा। दिस इज़ ऑथेंटिकेशन पर्पस। ऐसे ही अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ, मैं किसी अथॉरिटी से कोई डेटा रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं डिजिटली सिग्नेचर करके उस डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर दूँ, ताकि ऑथेंटिकेशन वाले इशू को रिजॉल्व किया जा सके। दीज आर द 4 इश्यूज जो हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में। इन्हीं 4 इश्यूज के वजह से कुछ तरह की समस्याएं आती है, जिनको हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट इज स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, जिन पॉइंट्स के अंदर हम लोग ये एड्रेस कर रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को हार्म करके, या किन चीज़ों को एज अ लूप होल, टेक्नोलॉजिकली लूप होल के रिस्पेक्ट में हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज स्पूफिंग। स्पूफिंग का क्या होती है, इसमें अटैकर क्या करता है, एक अनऑथराइज अटेम्प्ट करता है किसी डेटा को एक्सेस करने का, और ये एक्सेस बेसिकली किया कैसे जाता है, इट इज़ अ मैलिशियस अटैक। यानी स्पूफ
बेसिकली क्या है, किसी ओरिजिनल स्ट्रक्चर का एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जिसके हेल्प से मैं उस डेटा को एक्सेस कर पाऊँ जिसकी अथॉरिटी मुझे नहीं है। तो स्पूफिंग बेसिकली क्या है, अगर मेरा लैपटॉप एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ मुझको है और मेरे बजाय आप उसको एक्सेस कर ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली स्पूफिंग कर रहे हो, यानी मेरे डेटा को या मेरी टेक्नोलॉजी को किसी रिस्पेक्ट में अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक। नेक्स्ट इज टेम्परिंग ऑफ ई गवर्नेंस सिस्टम। टेम्परिंग मीन्स छेड़छाड़ करना, यानी ई गवर्नेंस सिस्टम जो किसी एक सर्टेन पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कोई सर्टेन ऑपरेशन करता है, उसको उसके एक्चुअल ऑपरेशन से हटकर कुछ और ऑपरेट कराने के लिए मजबूर कर देना, दैट प्रोसेस इज नोन एज टेम्परिंग। और ये सारी चीज़ें क्या कर सकती है, इलीगल एडजस्टमेंट क्रिएट कर सकती है इन गवर्नमेंटल मॉडल। ठीक है, तो दिस कैन बी अ बिगेस्ट टेक्निकल इशू, और ये सारी चीज़ें ह्यूमन एरर्स की वजह से ना होकर टेक्नोलॉजिकली हो रही हैं। नेक्स्ट इज रेपुडिएशन। रेपुडिएशन में क्या होता है, इवन द अटैकर कैन माउंट एफिशिएंट अटैक ड्यूरिंग द ई गवर्नेंस ट्रांजेक्शन। तो जब भी ट्रांजेक्शन हो रहा हो, उसी भी ई गवर्नेंस का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसमें अटैकर ये रेपुडिएशन अटैक कर सकता है, विच गिव्स द एबिलिटी टू द यूजर टू रिजेक्ट इट्स परफॉर्म ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली क्या है, आई एम द ऑथराइज पर्सन और मैं कोई टास्क कर रही हूँ और कोई अटैकर है, वो मुझे ही मेरा टास्क ना करने दे, दिस इज रेपुडिएशन। तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे अटैकर क्या कर रहा है, अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है और उसकी वजह से वो जो काम एक्चुअल होना था उसको डिस्टर्ब करके कुछ और काम कर दे रहा है। और कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जो ऑथराइज पर्सन जो काम कर रहा है, उसी के कमांड्स को, उसी के ट्रांजेक्शन्स को नल एंड वॉइड करके अटैकर एक रेपुटेशन अटैक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ ई गवर्नेंस इंफॉर्मेशन। किसी टेक्निकल इशू के वजह से जब ई गवर्नेंस सिस्टम की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन विच में बी सीक्रेट, which may be have more value is accessed by any undesirable person, then this issue is known as disclosure of e-governance information, जो टेक्नोलॉजिकली ही पॉसिबल है। नेक्स्ट इज डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये बहुत बड़ा डॉस, जिसको हम डॉस अटैक कहते हैं। इट इज़ वेरी पॉपुलर अटैक। इसके अंदर क्या होता है, दिस इज अ टेक्निकल इशू। इसके अंदर क्या होता है, हम ई गवर्नेंस सर्वर जो होता है, जो बेसिकली पूरा सिस्टम ऑपरेट करता है, विच इज़ अ टेक्नोलॉजिकल सर्वर, इस सर्वर को अननेसेसरीली फ्लड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सर्वर क्रैश हो जाता है और वो ऑपरेशंस नहीं कर सकता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मानिए आपका कल किसी एक सब्जेक्ट ए का एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपके पास बाकी 5 सब्जेक्ट और हैं पढ़ने के लिए, और अगर कोई अटैकर चाहता है कि आप सब्जेक्ट ए में अच्छा परफॉर्म ना करें, तो वो क्या करें, वो आपको बाकी के बचे हुए 5 सब्जेक्ट में n नंबर ऑफ असाइनमेंट्स दे दे, जिसकी लास्ट डेट भी सेम डे हो और आपको वो करना नेसेसरी हो। तो आप क्या करेंगे, आप अगले दिन होने वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे या वो बाकी के 5 सब्जेक्ट के लेंदी असाइनमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आप वो 5 असाइनमेंट को फुलफिल करने के चक्कर में टाइम स्लॉट्स को ख़त्म करते जाएंगे, ना तो आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ पाएंगे और ना ही आप असाइनमेंट्स कंप्लीट कर पाएंगे। इससे क्या हुआ, आपका जो सर्वर था वो एक तरह से क्रैश हो गया, वो आप एक्चुअली टेक्निकली परफॉर्म नहीं कर पाया और वो बेसिकली किसी भी ऑपरेशन को फुलफिल नहीं कर पाया। ऐसे में क्या होगा, वो गवर्नमेंट की वो सारी सर्विसेज कुछ समय के लिए यूजर्स को नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, इस तरह के हम लोग इशू को क्या कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस। जब भी हम कोई ई गवर्नेंस सिस्टम बनाते हैं और वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ होना मतलब वो उसको जिस तरह से परफॉर्म करना था उसको छोड़ के वो किसी और तरह से काम करने लगे, तो अटैकर क्या होता है, वो उसकी लो प्रोफाइल कहने का मतलब क्या है, उसके कम हो चुके प्रिविलेजेस के साथ कोई हाई प्रोफाइल ऑर्डर या कमांड को एक्सेलरेट करता है, जिससे क्या होता है, आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करवा देते हो। समटाइम्स हम क्या करते हैं, किसी गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड
स्प्रेड कर देते हैं, जिसको हैकिंग के रिस्पेक्ट में ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट लास्ट है साइबर क्राइम्स. Cyber crimes can include any forms of crimes which can be done using different forms of technology in social media, in network marketing, which includes disturbance in operations of government bodies and officials and disturbs the e-governance structure methodology is known as overall known as cyber crimes. तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज थे हमारे, आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ प्राइवेसी. तो हम कुछ की इश्यूज पढ़ रहे थे जिनमें से पहला इशू हमने पढ़ लिया है विच इज़ टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज प्राइवेसी. हाउ व्हाट डज प्राइवेसी मीन्स. प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, जो बात मुझ तक है, जो डेटा मुझ तक है वो मुझ तक रहे, वो कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस न कर ले. ठीक है, तो दिस कैन अगेन बी एन इशू इन ई गवर्नेंस मॉडल. जब भी आप ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो देर इज सर्टेन लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट बॉडीज़ है जिसमें से सेंट्रल बॉडीज़ के पास कुछ ज़्यादा नॉलेज होगी, जिसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स वो स्टेट बॉडी को देता होगा. स्टेट बॉडीज़ उसमें से कुछ कमांड्स अपने लोअर लेवल डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ को देती होंगी, एंड देन डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ लोकल एरियाज से काम कराने के लिए उनको और लिमिटेड कमांड्स देते होंगे. तो हो क्या रहा है, देयर इज़ अ हिरार्की. जब आप हिरार्की को फॉलो कर रहे हो तो जो बातें आपको सेंट्रल बॉडी ने स्टेट बॉडी को नहीं बताई, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज प्राइवेट कंसर्न्स, यानी प्राइवेट डेटा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट कमांड्स which is not to be shared with any other else. जब ये इंफॉर्मेशन धीरे धीरे ब्रॉडकास्ट होने लगे, रिलीज होने लगे, लीक होने लगे, then this is a concern, this can be an issue with respect to privacy. ठीक है, तो whenever a citizen gets into any transaction with any government body and or agency, the citizen shells out a lot of personal information which can be misused by private sector. आप इस बात को बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे. मानिए आपने कोई गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरा, चाहे किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, चाहे कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाने के लिए, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप अपने घर का पता दे रहे हैं, आप अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. क्या हो जब वो इन्फॉर्मेशन जो आप किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ शेयर कर रहे हैं वो आपकी और गवर्नमेंट के बीच का डेटा होना चाहिए, दिस कैन बी प्राइवेट डेटा. क्या हो अगर वो डेटा को कोई मिसयूज़ करने लगे, उस आपके मोबाइल नंबर को कोई मिसयूज़ करने लगे, आपके ईमेल एड्रेस को कोई मिसयूज़ करने लगे, देन इट इज़ अ वायलेशन, देन इट इज़ एन इशू जिसको हम प्राइवेसी इशू के अंदर रखते हैं. एंड द सिटीजन शुड बी इंश्योर्ड. सिटीजन को ये जानकारी, ये विश्वास गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाना चाहिए कि उसके द्वारा इंफॉर्मेशन जो भी वो प्रोवाइड करा रहा है वो किसी एक रिलायबल चैनल से एक सेफ हैंड तक पहुंच रही है. देन ओनली दिस इशू कैन बी रिजॉल्व, अदरवाइज इट रिमेन्स एज अ बिग इशू. ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, पर्सनल इंफॉर्मेशन और इसी तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन जिनको हमें बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो सिटीजन्स होते हैं बहुत ट्रस्टफुली गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं. गवर्नमेंट शुड नॉट वायलेट और मिसयूज दिस इंफॉर्मेशन और शुड नॉट रिलीज प्राइवेसी लॉज जिससे कि इंफॉर्मेशन लॉस हो सके. तो अगर आप कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको बेसिकली प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए पूरे स्ट्रक्चर को बिल्ड करने की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इशू इज अवर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जब भी आप कोई ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना रहे हो आप एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हो. यहाँ पे हम इस बात को शुरू करते हैं बेसिक एग्जांपल से लेकर. आप से फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास पहला क्या होता है, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज योर आइडिया कि आप ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ की स्टार्ट कर रहे हो. आप छोटे स्केल से बात लेके चलते हैं, मानिए आप कोई शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप किस चीज़ की शॉप शुरू करना चाहते हैं. क्या आप कोई साइबर कैफे बनाना चाहते हैं, क्या आप कोई सिर्फ एक फोटोस्टेट की मशीन रख के शॉप बनाना चाहते हैं, क्या आप कोई स्टेशनरी की शॉप बनाना चाहते हैं, क्या आप कोई जनरल डेली नीड्स की शॉप बनाना चाहते हैं, एक्सेट्रा. तो फर्स्ट थिंग विच कम टू अवर माइंड इज आइडिया.
एंड द सेकेंड थिंग दैट कम्स टू अवर माइंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपको उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइबर कैफे बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने सिस्टम्स चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए उन सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देन आपको एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, एंड एटसेट्रा एंड सो ऑन। सेम गोज विथ अदर आइडियाज एज वेल। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दिस इज द बिगेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर गलत हो जाए तो क्या वो आपका आइडिया इम्प्लीमेंट हो पाएगा? आई डोंट थिंक सो। तो मानिए अगर आपने वो साइबर कैफे बनाया, आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें छोड़ते हुए चले गए, यानी कि आपने कंप्यूटर्स का ध्यान रखा, नेटवर्क्स का ध्यान रखा, सब कुछ ध्यान रखा, पर आपने चेयर और टेबल का ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा? पर आपने कूलिंग सिस्टम का ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें क्या आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने देंगी? नहीं होने देंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम ई गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। तो जब भी ये ई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ मेजर रोल। और अगर ये स्ट्रक्चर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बिगड़ जाता है तो ई गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़े इशू की तरह से वर्क करता है, राइट? ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, which is a developed country, and we have already understood the point that developed countries have successfully implemented e-governance model in their countries, whereas India is still struggling to implement this structure even partially। ठीक है, तो जब यूएस की बात, यूएन नेशन की बात करते हुए चल रहे हैं, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इसी वजह से वो हर फील्ड में ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर के थ्रू ही काम करते हैं। इस वजह से उनके सारे रिकॉर्ड्स, यहाँ पे बात देख सकते हैं, यहाँ पे उनके सारे रिकॉर्ड्स ई रिकॉर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पास बहुत मोटी मोटी फाइलें होती हैं, जबकि उनके पास क्या होता है? सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है। उनके पास ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़र को वहाँ प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स अवेलेबल हैं, ई मेथड्स, ई पेमेंट्स हैं, बहुत सारे तरह के पोर्टल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसकी वजह से अ डेवलप्ड कंट्री इज सक्सेसफुली implementing e-governance model in their country because उनका infrastructure is very strong and have no issues with infrastructure। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग इशू कैसे हो सकता है? ये बात हमने बहुत बार पहले भी समझी है कि अगर मैं कोई बात समझ जाती हूँ तो मुझे क्या करना है? वो बात आगे लोगों को समझानी है, क्योंकि कोई भी चीज़ इशू कब बनती है? जब वो लोगों को समझ में नहीं आती है या लोग उसके साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, और उस काम को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग अंडरस्टैंडिंग, सब चीज़ों को हम लोग ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में जोड़ते हैं। तो जब भी आप कोई गवर्नमेंट की सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हो थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या इंटरनेट या कोई भी टेक्नोलॉजी, तो किस तरह से प्रोवाइड करा रहे हो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वो किस तरह से परसीव की जा रही है दैट इज़ अगेन मोर इम्पॉर्टेंट। क्या हो अगर मैंने बहुत अच्छी वेबसाइट बना दी आपके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, पर आपको वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने आता ही नहीं है, आपको उसमें अपीयर होना आता ही नहीं है, आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, देन इट विल बी ऑफ नो यूज़। तो हम क्या करेंगे? हम अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ट्रेनिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले तरह की ट्रेनिंग क्या होती है? वो पर्सन जो उस टेक्नोलॉजी को बना चुका है वो लोअर लेवल पर्सन्स को उस तरह की ट्रेनिंग देता है। कहने का मतलब क्या है? तो अगर मैंने कोई ऑनलाइन स्ट्रक्चर बना लिया है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो मैं क्या करूँ? मैं अपने साथ के टीचर्स को वो स्ट्रक्चर से अवगत कराऊँ। तो मैं एक छोटी सी ट्रेनिंग लूँ जहाँ पे बाकी के सारे टीचर्स अवेलेबल हो और उनको मैं वो स्ट्रक्चर डेवलप करना या उस स्ट्रक्चर पे काम करना बताऊँ, डेवलप करना बताऊँ। ठीक है, नेक्स्ट लेवल क्या होगा? वो लोग क्या करेंगे? वो लोअर लेवल पे जाएंगे, यानी कि वो उन स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग करेंगे और उनको समझाएंगे कि कैसे आप इस स्ट्रक्चर के साथ काम करोगे, आप कैसे इस स्ट्रक्चर से जुड़ सकते हो। तो ट्रेनिंग्स आर इम्पोर्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें
कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें नहीं आता की वजह से, नहीं समझ में आया की वजह से एज अ इशू क्रिएट ना हो जाए। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग अलग अलग बार मल्टीपल टाइम्स करते हैं, इसीलिए हम इसको री इंजीनियरिंग के मेथड से करते हैं। क्योंकि मानिए अगर आज मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, उसको मैंने आपको सिखाया, आप सीख गए, बाद में मैंने उस टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया और आप वो समझ नहीं पा रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी अपने मेथड्स को बनाने में, आपको समझाने में, एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। ठीक है, तो क्या हुआ अगर मैंने कोई मेथड बनाया कि इस स्ट्रक्चर से ऑनलाइन एग्जाम्स हो सकते हैं, देन आप में से बना के कहें ये तो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, देन व्हाट इज इट। तो कॉपीराइट का मतलब आप समझ सकते होंगे, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, बेसिकली किसी चीज़ को उसकी वैल्यू प्रोवाइड कराना, उसकी ओनरशिप देना। तो अगर कोई स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड बाय मी, देन आई intend to have a copyright for that particular structure so that मेरे द्वारा बनाया हुआ काम, उसकी ओनरशिप मुझे मिले और मैं उसको प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सकूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए, करेक्ट और टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज के लिए कॉपीराइट्स कंसर्न्स रखती है, ताकि अगर कोई अच्छी बात हो तो शाबाशी मिले, अगर कोई गलती हो तो जो कॉपीराइट होल्ड करता है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उसको आप जज कर सको कि वो किस तरह से उस इश्यूज के साथ वर्क कर रहा था और वो उसके एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सके। तो हर इंफ्रास्ट्रक्चर को, हर ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह का एक कॉपीराइट स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है। दिस कॉपीराइट स्ट्रक्चर ऑल्सो हेल्प्स इन लीगल अप्रोचेस ऑफ ई गवर्नेंस। तो जब भी कोई लीगल एस्पेक्ट्स आते हैं ई गवर्नेंस के, तब तक आप कॉपीराइट सेक्शंस के थ्रू उसकी ओनरशिप चेक कर सकते हो और उसके कंसर्न्स को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंसल्टिंग फंड्स, एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। अगर हमें कोई ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना है तो सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद भी मुझे क्या चाहिए, पैसा। तो फंड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर रिक्वायर्स, सो दैट जो प्रोजेक्ट या जो स्ट्रक्चर हम आज बनाना शुरू कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आने वाले 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर आने वाले 3 साल में कंप्लीट हो जाए, वो पैसों की कमी की वजह से, फंड्स की कमी की वजह से रुक ना जाए, इसलिए इस इशू को भी एक बड़ा इशू कंसिडर करते हैं। तो बहुत तरह के फंड्स होते हैं जो समटाइम्स प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ प्रोवाइड कराती हैं, समटाइम्स स्टेट बॉडीज़, सेंट्रल बॉडीज़ प्रोवाइड कराती हैं टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर थ्रू आउट द कंट्री और विद इन द स्टेट्स। ठीक है, तो ये सारे कुछ इश्यूज थे हमारे ई गवर्नेंस के, इस इनको पढ़ना। कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो मैं आपको ये वीडियो मेल कर रही हूँ, आप मुझे उसी ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।